हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, आपने अकाउंट वर्ड तो पहले सुना ही होगा। आप बोलते भी होगे कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है, आज मैंने अपने बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट डिपॉजिट करवाया या इतना अमाउंट निकलवाया। ठीक है, तो अकाउंट वर्ड आपको पता है, आप फेमिलियर हो इससे। ठीक है, आपकी बुक का नाम है अकाउंटेंसी और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग। देखो, 3 टर्म्स मैंने यहाँ पर यूज की, अकाउंटेंसी, अकाउंट और अकाउंटिंग, और ये तीनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। तो आगे आगे हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है, पर हम सबसे पहले करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज क्या होती है, क्या काम करती है लैंग्वेज? लैंग्वेज का काम है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या है? अपनी बात दूसरों को बताना, इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना, उन्हें समझाना। ठीक है, ये कम्युनिकेशन है। अब अकाउंटिंग क्या कम्युनिकेट करेगी? अकाउंटिंग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, बिजनेस के रिजल्ट को कम्युनिकेट करेगी। किसको करेगी? जो पार्टीज बिजनेस से किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई हैं, बिजनेस के ऑनर हैं या फिर जिनसे हमने क्रेडिट पे कुछ परचेज किया है, हमारे सप्लायर्स हैं, या फिर जिनको हमने गुड सप्लाई करनी है, हमारे कस्टमर्स, हमारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, सभी का हमारे बिजनेस में किसी ना किसी तरह से इंटरेस्ट होता है। तो अकाउंटिंग क्या काम करती है? इन सबको हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स कम्युनिकेट करती है। अब ये कम्युनिकेट किस तरह से करेगी? कम्युनिकेट करने के लिए अकाउंटिंग को क्या करना पड़ेगा? एक बिजनेस को प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रही हैं उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी जिसमें क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब ये सब काम होगा तो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट अकाउंटिंग कम्युनिकेट करती है बिजनेस से जुड़ी हुई दूसरी पार्टीज को। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। देखो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं हम पहले। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। ठीक है, किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। देखो, यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स यूज हुई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सिग्निफिकेंट मैनर में ये सब काम करना है। और किसके ऊपर ये सब फंक्शंस अप्लाई करने हैं? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स पर जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ये क्या होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स बिजनेस की एक्टिविटीज है, बिजनेस की ऐसी एक्टिविटीज जो किसी ना किसी तरह से मनी से रिलेटेड होंगी, जिनका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट पड़ेगा। वैसे तो एक बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और उनका बिजनेस पे बहुत इफेक्ट भी पड़ता है, लेकिन हम यहाँ उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की बात कर रहे हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं। अब फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है? फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब वो ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी की टर्म्स में राइट कर सकते हैं। ठीक है, जिनको मनी की टर्म में, मनी की फॉर्म में आप राइट कर सकते हो, वो है हमारी फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमने किन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। अब आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब आपने बस लिखना है, रिकॉर्ड करना है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई फाइनेंशियल कैरेक्टर की, आपने उसको अपनी जो आपका रजिस्टर है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है, आजकल हम कंप्यूटर का यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो सॉफ्टवेयर में भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो वहां पे बस उसकी एंट्री कर देनी है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें? क्लासिफाइंग। अब ये क्लासिफाइंग क्या है? जिन ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड किया है
उन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करना क्या होता है? क्लासीफाई करते हुए आप सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पे एक सेपरेट अकाउंट में राइट कर देते हो। ठीक है, क्लासीफाई करना मतलब एक ही तरह की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें एक जगह पे लिख देना बस। रिकॉर्डिंग में हमने सबको मिक्स किया था, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो रही थी उसकी एंट्री कर दी थी। क्लासीफाई में अब हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो दो काम हो गए, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। उसके बाद आपने करना है समराइजिंग। अब ये समराइजिंग क्या होता है? जैसे आप अपना कोई चैप्टर करते हो तो लास्ट में क्या करते हो, उसकी एक समरी तैयार कर लेते हो, ब्रीफ में उस चैप्टर को देखते हो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उस समरी को लर्न करते हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग में भी ये काम होता है। हमने पूरे साल में जो भी किया हम उसको पहले डिटेल में राइट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासीफाइंग कर रहे हैं, लास्ट में हम उसकी भी एक समरी बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये समरी में क्या होता है, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाते हैं सारे, तो इसे ही हम समराइजिंग बोलेंगे। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ये करना कैसे है? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक सिस्टेमेटिक वे से आपको ये काम करना है। आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं कि आपको कैसे डेबिट या क्रेडिट करना है किसी अकाउंट को, किस तरह से आपको एंट्री करनी है। आपको उन रूल्स का ध्यान रखते हुए रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करना है। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट मैनर में करने वाला काम है। ठीक है, अब उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। आपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। आपने क्या किया है, अब तक रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, समरी भी बना ली। अब उस समरी का रिजल्ट क्या है, आपने वो कंक्लूजन निकालना है और उस कंक्लूजन को लास्ट में हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। ठीक है, जो भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन लोगों को वो इंटरप्रेट किया हुआ वो रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन थी जो हमें कहाँ से मिली है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी। देखो, जब भी आपसे एग्जाम में डिफाइन करने के लिए बोला जाए, डिफाइन अकाउंटिंग, या फिर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाए, तो वो आपको हमेशा किसी ऑथर या फिलोसफर की वर्डिंग में ही राइट करनी होती है, एज इट इज राइट करनी होती है। उसमें आप अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपसे मीनिंग पूछा जाता है तो उसको आप अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हो। आपको कोई चीज़ आती है, आपने समझ लिया, आपको कंसेप्ट पता है, आप उसको अपनी वर्डिंग में राइट कर लो, वो काम आप मीनिंग में कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन में नहीं। ठीक है, ये थी एक डेफिनेशन। हम एक और देख लेते हैं डेफिनेशन अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। मतलब एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये एक सीक्वेंस है एक्टिविटीज की। बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी और वो एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही आपको करनी है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। किस चीज़ की प्रोसेस है? जिसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाइंग कर रहे हो। क्या आइडेंटिफाई करोगे? फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, आपने देखना है कि बिजनेस में जो इतने सारे काम रोज हो रहे हैं उसमें से वो काम कौन से हैं जो मनी की फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लोगे फिर उसके बाद आपने करना है मेजरिंग, मतलब उनको मनी की टर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने 10 चेयर्स परचेज की। ठीक है, 10 चेयर्स परचेज की, इसे मैं मनी की टर्म्स में राइट कर सकती हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने अमाउंट पे किया। तो सबसे पहले तो मैंने इस ट्रांजैक्शन को पहचाना कि ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जो मनी की टर्म में राइट की जा सकती है, आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद अब मुझे देखना है कि 10 चेयर्स जो मैंने ली वो कितने अमाउंट की ली, कितना अमाउंट मैंने पे किया। ठीक है, मतलब अब मेजर कर रहे हैं। अगर एक चेयर 100 की है तो 10 चेयर्स कितने की होंगी? 1000 की। तो ये क्या है? मेजरिंग। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसको मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, मेजर कर लो।
लास्ट में आपको क्या करना है, एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक का मतलब मनी से जुड़ी हुई, फाइनेंशियल, जहां भी मनी यूज होगी, जहां भी मनी की बात आएगी, मतलब वो इकोनॉमिक है, ठीक है। कम्युनिकेट करना है। अब ये कम्युनिकेट मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपने बिजनेस से जुड़ी पार्टीज तक पहुंचानी है, ठीक है। Communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the users of the information। अब आप ये किसको दे रहे हो इंफॉर्मेशन? जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और क्यों दे रहे हो? ताकि वो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने डिसीजन ले सकें, जजमेंट कर सकें। अब हमारे बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसे अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, उसे पता होगा कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना किस जगह पर खर्चा हो रहा है, कहाँ से कितना बच रहा है, किस चीज़ पर उसे और ज़्यादा खर्चा करना चाहिए ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। तो जब उसे ये चीज़ें पता चलेंगी तभी तो वो आगे की प्लानिंग करेगी, ठीक है। तो जो भी बिजनेस से जुड़ी पार्टीज हैं उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है अगर उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो यही अकाउंटिंग का काम है, ठीक है। ये डेफिनेशन थी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां तक आपको पता चल गया कि अकाउंटिंग क्या होती है। देखो, अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग है वो हमारे छोटे होते से हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा भी है, उसे भी पता होता है कि जब वो किसी शॉप पे चॉकलेट लेने के लिए भी गया है तो उसे कुछ पैसे देने हैं, मतलब उसे भी पता है कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन है। तो आइडेंटिफाइंग वाला काम तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमें आगे की चीजें समझनी है यहाँ पे। नेक्स्ट है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, ये सब एक ही चीज है। आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आंसर सेम ही है, ठीक है। और इसको लर्न करने का इजी वे क्या है, आप ये चीज याद कर लो, IMRCSAC, IMRCSAC, ठीक है। अगर आप ये याद कर लेते हो तो मतलब आपको सारी प्रोसेस पता चल गई, आपको अकाउंटिंग के सारे फीचर्स याद हो गए। अभी हमने डेफिनेशन की, अगर हम किसी भी चीज़ की डेफिनेशन या मीनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं ना तो वहीं से सारे फीचर्स निकल कर आते हैं। अगर आपको वो समझ आ गई होगी तो इसके फीचर्स भी आपको बहुत इजीली पता चल जाएंगे क्या क्या है, वहीं से सब आए हैं। तो फर्स्ट है आई से क्या बनेगा, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। आपने फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रही हैं उसमें से फाइनेंशियल कैरेक्टर की कौन सी हैं, मतलब किसको आप मनी की फॉर्म में राइट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं एक बिजनेस में। गुड्स परचेज कर सकते हैं, गुड्स सेल कर सकते हैं, फर्नीचर परचेज कर सकते हैं, मशीनरी परचेज कर सकते हैं, कोई लैंड बिल्डिंग परचेज सेल कर सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, जो मनी की टर्म्स में राइट की जा सकती हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ये जो भी परचेजिंग और सेलिंग आपने की है वो कैश में की हो, कई बार हम उधार पे भी ले लेते हैं, मतलब क्रेडिट पे ले लेते हैं। तो क्रेडिट परचेज और सेल भी फाइनेंशियल कैरेक्टर की ही मानी जाती है, हम उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आपकी ट्रांजैक्शन कैश पे हो या क्रेडिट पे हो वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की ही मानी जाएगी अगर आप उसे मनी की टर्म्स में राइट कर सकते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए। अब इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ बिजनेस में होती हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में राइट नहीं कर सकते, वो कौन सी हो सकती हैं। एक बिजनेस की मैनेजमेंट और वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया। अब इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे चले गए, प्रोडक्शन रुक गई, तो इसका एडवर्स इफेक्ट बिजनेस पे पड़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, कहीं ना कहीं बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इसको हम मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि कितना इफेक्ट पड़ा, तो इसीलिए हम इसको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं करते, ठीक है। अब एक बिजनेस के अंदर कैसा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर कैसा है, फ्रेंडली है या नहीं है, इस चीज़ का इफेक्ट भी वहाँ पे काम करने वाले लोगों पे पड़ता है।
अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, वो खुश होके वहाँ काम करेंगे। जब खुश होके वो काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, तो इससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो अच्छे से काम करेंगे। अब वो अच्छे से काम करेंगे, उसका बेनिफिट उनको भी है और बिजनेस को भी है, बिजनेस को प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो इसका भी बिजनेस पे इफेक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन हम इसे भी मनी की टर्म्स में राइट नहीं कर सकते, मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इसको, इसलिए हम इसे भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं है, किस तरह के डिसीजन मैनेजमेंट ले रही है, इसका इफेक्ट बिजनेस पर पड़ता है। या फिर आपका कोई अच्छा मैनेजर था, वो आपके बिजनेस को छोड़ के चला गया, तो इसका इफेक्ट भी आपके बिजनेस पे पड़ेगा, लेकिन इसको भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस में होती हैं, इस तरह की और भी हो सकती हैं, लेकिन इसको हम मनी की टर्म्स में राइट नहीं कर सकते, इसीलिए अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन एक्टिविटीज़ को मनी की टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन्हें ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले हमें उनको पहचानना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है। तो ये सबसे पहला काम था। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आपने पहचान तो लिया कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। अब उनको पहचानने के बाद उनके मेजरमेंट करनी है, उन्हें मनी की टर्म्स में राइट करना है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था चेयर्स का, कि 10 चेयर्स परचेज की थी। अब मैं अकाउंटिंग में इस चीज़ को ऐसे ही तो नहीं लिख सकती ना कि मैंने 10 चेयर्स परचेज की, मनी तो यहाँ है ही नहीं कहीं, मुझे इसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। 1 चेयर 100 की थी, तो 10 चेयर कितने की होगी, 1000 की। तो अमाउंट पता चला मुझे 1000, बस यही मेजरमेंट है। आपने जो भी परचेजिंग सेलिंग की है, जो भी एक्टिविटी की है, आपने किसी को पैसा देना है, लेना है, कुछ भी करना है, मनी की फॉर्म में जो भी है, तो आप उसको देखो मनी की फॉर्म में कि कितना आ रहा है या कितना आपके पास से जा रहा है। ठीक है, और उसको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लो। तो ये था मेजरिंग, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करना है, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग में आपको क्या करना है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई उसकी एंट्री कर देनी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन अ सिस्टमेटिक वे, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक स्पेशल सिस्टमेटिक वे में आपको फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, यही अकाउंटिंग है। ठीक है, तो अब ये जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं, इसके लिए हम जिस रजिस्टर का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है, कोई भी आप एक रजिस्टर बनाते हो जिसमें एंट्री करते हैं, वो जर्नल है। ये काम हम सॉफ्टवेयर पे भी करते हैं, ये एंट्री करना ही बस जर्नल है। हर बिजनेस को ये रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली एंट्री ही इसी रजिस्टर में होती है, जर्नल में। आपको अब ये वर्ड याद रखना है, जर्नल, इसका आगे बहुत यूज़ होगा। सबसे पहला काम ही अकाउंटिंग में जर्नल है। ठीक है, अब जो भी एंट्री हुई, एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी आप उसको जर्नल में एंट्री कर दोगे। इसमें डेली एंट्री होती है, आज जितनी ट्रांजैक्शंस हुई उनकी एंट्री आज की डेट में हो जाएगी, फिर कल जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी पूरे दिन में उसकी एंट्री कल की डेट में हो जाएगी। हर रोज़ इसको मेंटेन करना होता है, रोज़ एंट्री करनी होती है। ठीक है, अगर बिजनेस स्मॉल स्केल पर है तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांजैक्शंस बहुत कम होंगी, लिमिटेड होंगी, तो आप वो सारी ट्रांजैक्शन एक ही रजिस्टर में जर्नल में राइट कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो अगर आप उन सारी ट्रांजैक्शंस को इसी एक जर्नल की बुक में राइट करोगे, एंट्रीज एक ही रजिस्टर में करोगे, तो क्या होगा, बहुत बल्कि बन जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी इसमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल की कुछ सब्सिडरी बुक्स ओपन कर लेते हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं।
अभी मैंने आपको 3 ही बताई, कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक। और क्या हो सकती है? ज़रूरी थोड़ी है कि हमने जो चीज़ परचेज़ की वो हम अपने पास रखेंगे। अगर वो हमें नहीं ज़रूरत या फिर अच्छी क्वालिटी की नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो परचेज़ रिटर्न भी होता है, तो परचेज़ रिटर्न बुक भी हो सकती है, सेल्स रिटर्न बुक भी हो सकती है। तो बहुत सारी बुक्स बन सकती हैं। लेकिन अब यहाँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी ही बुक्स बनानी पड़ेंगी। अगर आप ये डिसाइड किया गया है कि सब्सिडरी बुक्स ओपन करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सभी बुक्स ओपन करनी है। ये अकाउंटेंट पे डिपेंड कर रहा है, अकाउंट्स की ज़रूरत पे डिपेंड कर रहा है कि किस बुक की उसे ज़रूरत है। ठीक है, हम चाहें तो जर्नल के साथ सिर्फ एक बुक खोल सकते हैं, कैश बुक या परचेज बुक या कोई भी और बुक, या फिर एक से ज़्यादा भी खोल सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सारी ही खोलनी है या फिर ये वाली बुक खोलनी है। वो जैसी ज़रूरत हो वैसा करेंगे। ठीक है, बस इससे होगा क्या, जर्नल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था जर्नल। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन। जिन ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया है जर्नल में, अब उनको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस इन सेपरेट अकाउंट। सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस की ग्रुपिंग करनी है, एक ही जगह पर उन्हें राइट करना है। और वो जगह कौन सी होगी, कहाँ पे करेंगे? इन सेपरेट अकाउंट्स। अलग अलग अकाउंट बनाएंगे अब सबके लिए। ठीक है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे मैंने कुछ परचेज किया, काफ़ी सारी चीज़ें मैं परचेज कर सकती हूँ अपने बिजनेस के लिए। गुड्स परचेज कर सकती हूँ, कोई मशीनरी परचेज कर सकती हूँ, कोई एसेट्स, दूसरी एसेट्स जैसे फर्नीचर परचेज कर सकती हूँ, कोई व्हीकल परचेज कर सकती हूँ, कंप्यूटर परचेज कर सकती हूँ। तो कुछ भी मैंने परचेज किया, चाहे वो कैश पे किया चाहे वो क्रेडिट पे किया, अब उसके लिए एंट्रीज होंगी। जिस चीज़ को मैंने परचेज किया है उसके लिए अकाउंट बन जाएगा। जैसे मैंने एक कंप्यूटर परचेज किया है, ठीक है, तो उसके लिए कंप्यूटर अकाउंट बन जाएगा। अगर मैंने गुड्स परचेज की हैं तो उसके लिए परचेजेस अकाउंट बन रहा है। अगर मैंने ये चीज़ें कैश पर ली हैं तो कैश अकाउंट बनेगा, कैश में एंट्रीज होंगी। मैं इन चीज़ों को क्रेडिट पे भी परचेज कर सकती हूँ। तो जब क्रेडिट पे परचेज कर रही हूँ तो जिस पर्सन से मैंने परचेज किया, जो भी हमारा सप्लायर है, उसके नाम पे भी अकाउंट बनेगा। अगर मैं किसी को सेल कर रही हूँ, अगर कैश में सेल कर रही हूँ तो वो जो कैश अकाउंट हमने पहले बनाया उसी में एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्रेडिट पे सेल करती हूँ तो जिस पर्सन को मैंने सेल किया, जिससे पैसे अभी फ्यूचर में लेने हैं, उसके नाम पे भी अकाउंट बनेगा। हम बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, रेंट पे करते हैं। अगर हमने कोई बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, कुछ भी हमने रेंट पे लिया तो हम उसके लिए रेंट पे करेंगे तो रेंट अकाउंट बनेगा। हम अपने स्टाफ को सैलरी पे करते हैं तो सैलरीज अकाउंट बनता है। ठीक है, जो हमारे लेबर है उनको हम वेजेस पे करते हैं, वेजेस अकाउंट बनते हैं। तो बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, सबके लिए हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। ये काम हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, और अब जिस जगह पर ये काम हो रहा है, जिस रजिस्टर में ये काम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लेजर। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे उसको बोल रहे थे जर्नल, और क्लासिफिकेशन का जो काम हम कर रहे हैं वो है लेजर। ठीक है, लेजर एक बुक है जहाँ पे आप सभी के लिए अलग अलग अकाउंट्स ओपन करोगे, हर चीज़ के लिए, अपने सप्लायर के लिए, अपने कस्टमर के लिए, कैश के लिए, परचेजेस के लिए, एसेट्स के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, इनकम्स के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया लेजर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने बिजनेस से थोड़ा अलग, जिसमें हम मनी की बात नहीं कर रहे, वहाँ पे देखते हैं रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन क्या होता है। जब एक स्कूल में बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे एडमिशन लेने हर क्लास का बच्चा आ रहा है, 6th, 8th, 7th। अब ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ही क्लास के बच्चे आएंगे कि आज सिर्फ 6th के ही एडमिशन होंगे, आज सिर्फ 7th के ही होंगे, ऐसा तो नहीं होता। एक दिन में अलग अलग क्लासेस के बच्चे आकर एडमिशन लेते हैं। तो जब वो एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे उनकी एंट्री हो रही है,
तो वो जो इनिशियल एंट्री वहाँ हो रही है वही हमारी रिकॉर्डिंग है। मतलब जो एडमिशन जिस टाइम हुआ तभी उसकी एंट्री कर दी गई, जिस भी क्लास का था ये नहीं देखा गया, बस एडमिशन हुआ और एंट्री कर दी, मतलब रिकॉर्डिंग कर दी, वो जर्नल वाला काम कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके जो क्लास इंचार्जेस हैं वो आपका अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं, क्लास अटेंडेंस रजिस्टर। उसमें सारे स्टूडेंट्स की एंट्री अलग अलग होती है उनके क्लासेस के बेस पर। 6th 7th 8th सभी क्लासेस का अलग अलग रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये क्या काम हुआ, क्लासिफिकेशन का। तो यही रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन है। जब हम मनी की टर्म्स में बिजनेस में कर रहे हैं तो वो जर्नल और लेजर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है समराइजिंग। अब समराइजिंग क्या है, जैसे आप कोई चैप्टर लर्न करते हो तो आप क्या करते हो, लास्ट में उसकी एक समरी लर्न कर लेते हो ब्रीफ में, जिसमें उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स की भी इसी तरह से एक समरी प्रिपेयर की जाती है। समराइजिंग होता क्या है, समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन सच अ वे विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय मैनेजमेंट और अदर यूजर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब इस तरह से अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर दो कि मैनेजमेंट या फिर दूसरे भी जो यूजर्स हैं आपके बिजनेस के वो उसे इजीली समझ सके। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सबको एक ही बार में देख के पता चल जाना चाहिए कि क्या हुआ। देखो जैसे क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे थे, हमने परचेज की है चीज़ें, तो हम हर चीज़ के लिए एंट्री कर रहे हैं कि मैंने एक दिन परचेज किया 10,000 का, फिर किसी दिन मैंने परचेज किया 5,000 का, फिर किसी दिन मैंने फिर से 10,000 का परचेज किया, तो मेरी ये टोटल 25 की परचेजिंग हो गई। जब मैं लेजर में कर रही हूँ तो मैं इसे अलग अलग राइट कर रही हूँ, 10,000 फिर 5,000 फिर 10,000, लेकिन समरी बनाते हुए एक ही परचेजेस में मैं टोटल 25,000 दिखा दूंगी। मतलब मैंने ब्रीफ में दिखा दिया कि मैंने टोटल परचेज इतने का किया, बस यही समरी में हमें करना है, ठीक है। समराइजिंग के टाइम पर अब अकाउंटिंग में क्या क्या काम करने पड़ेंगे, जो लेजर आपने बनाए थे क्लासिफिकेशन में उनको बैलेंस करना है। वहाँ पे आपने सिर्फ एंट्री की थी, पोस्टिंग का काम किया था, ठीक है। जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है, लेजर में पोस्टिंग होती है उन्हीं ट्रांजैक्शन की। अब वो जो पोस्टिंग आपने लेजर में की थी उनको अब बैलेंस करना है। लेजर में हम अकाउंट ओपन करते हैं, उसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। फिर जब हम उन अकाउंट्स को बंद करते हैं तो हमें उनको बैलेंस करना पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल शो करना होता है, ठीक है। वो बैलेंसिंग हम जब करेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें लेजर में पोस्टिंग के बाद उसे बैलेंस करना होता है, तो वो बैलेंसिंग का काम समराइजिंग में आएगा। जब आप वहाँ पे बैलेंस कर लोगे उसके बाद आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जहाँ पे अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज़ की होती हैं उनका एक क्रॉस चेक हो जाता है कि वो सारी एंट्रीज ठीक की हैं या नहीं की हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई है तो वो हमें वहाँ पे पता चल जाती है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हम अपना बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके साथ साथ बनती है बैलेंस शीट, ठीक है। ये काम हमें साल खत्म होने पे करना होता है। 6 मंथ्स के बाद भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा सकती हैं, लेकिन एनुअली तो बनानी ही होती हैं, ठीक है। ये कंपल्शन है सभी कंपनीज पर, आपको एनुअली ये मेंटेन करना है, लेकिन आप इसे 6 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद भी कभी भी बना सकते हो, ये आपकी हेल्प के लिए ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ पे दो अकाउंट हैं, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमें कितना ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस हुआ। अब ये ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस क्या है, ये हमारे मेनली प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते हैं। मतलब एक फैक्ट्री में जहाँ प्रोडक्शन चल रही है वहाँ पे आपने कितने का रॉ मटेरियल परचेज किया, कितने उस पर एक्सपेंसेस और किए, आपके फैक्ट्री रेंट क्या था, फैक्ट्री पे जो लाइटिंग होगी उस पर कितना एक्सपेंसेस हुआ,
या फिर आपने अपने लेबर को जो उन्हें प्रोड्यूस कर रही है उनको कितने वेजेस दिए, पावर, फ्यूल, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है फैक्ट्री में। तो वहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद जब आपकी गुड्स बन गई, आपने उनको सेल किया, तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, तो वो हमें पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। उसके बाद उसी के नीचे हम साथ में ही बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखो, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम इंक्लूड होते हैं जो सीधा फैक्ट्री से जुड़े हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल रहा है, और इसमें सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम सब इंक्लूड होती है। जैसे अपने आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस इसमें आ जाते हैं कि अपने स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी दी, आपने एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा किया, आपके ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब कितना है, आप कितने कमीशन पे कर रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, ये सारी चीज़ें, आपने कुछ लोन लिया है उस पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये सब चार्ज करते हैं। इसके अलावा हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स भी हो सकती हैं, हमें कहीं से कमीशन मिल रहा होगा, कहीं से रेंट मिल रहा होगा, डिविडेंड मिल रहा होगा, इन इनकम्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो इन सबको इंक्लूड करके हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। ठीक है, तो इसका पता हमें चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब ये बन जाता है तो इसके बाद हम लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। वहां से हमें प्रॉफिट और लॉस पता चला, बैलेंस शीट से हमें पता चलेगी फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट से हमें किसी फर्म की, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे उस फर्म के पास कितना पैसा है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उसने कितने लोगों को कितना अमाउंट पे करना है और कितना अमाउंट उसे लेना है। ठीक है, सारी लायबिलिटीज़, एसेट्स और कैपिटल्स का पता चलना ही फाइनेंशियल पोजीशन पता करना होता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है बैलेंस शीट से। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हम बनाते हैं पूरा साल खत्म होने पे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं और ये एक ही दिन बनते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना रिकॉर्डिंग, वहाँ हम क्या कर रहे थे, हर रोज एंट्री कर रहे थे। आज जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी एंट्री आज ही कर दी, कल जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी एंट्री कल ही कर देंगे। इसी तरह से हम उसको लेजर में जब पोस्ट कर रहे हैं तो वो भी रूटीन में करते रहते हैं। लेकिन ये काम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का काम, बैलेंस करने का लेजर को, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी हम बीच में बना सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम हम एंड में करते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं कर सकते। आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आप बना सकते हो। अगर आप बनाओगे तो अच्छा है, आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती जाएगी टाइम पर, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन ले सकते हो, आप अपने डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी बनाते तब तो आपको फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पर ये बनानी ही है, हर फर्म को बनानी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट क्या है? आपने एक समरी बना ली, आपको प्रॉफिट लॉस पता चल गया, वहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि कितना पैसा देना है, कितना लेना है, कितना फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब कितनी कैपिटल है फर्म में, पता चल गया। अब यहाँ पे जो भी आपने समरी बनाई उसको कंक्लूड करोगे, उसका कंक्लूजन निकालोगे कि कितना लगाने पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, हम रेशोज निकालते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे यूजर्स को चाहिए उस तरह की इंफॉर्मेशन बनाकर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम हमें एनालिसिस में पहले करना होता है, वो उस वे में हमें चीज़ को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, रिजल्ट बनाना है जिस वे में हमारे यूज़र को चाहिए। ठीक है, मतलब बस हमें यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन निकालने का काम ही करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कि पूरे साल में क्या हुआ था।
फिर लास्ट में हमें करनी है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग। अभी जो आपने कंक्लूजन निकाला, जो भी रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट को सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को, जो भी फर्म से जुड़ी हुई हैं, उन सबको कम्युनिकेट करना है ताकि वो टाइम पर अपना डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट को चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ताकि वो फ्यूचर प्लानिंग कर सके। हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनका भी बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है क्योंकि उन्हें टैक्स चार्ज करना है, उन्हें भी देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और वो उस पर टैक्स ले सके। ठीक है, तो उन्हें भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट भी देखना चाहती है कि कंट्री में किस तरह से काम हो रहा है, बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, कैसा बिजनेस है, तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी रहता है, तो उन्हें भी इंफॉर्मेशन चाहिए। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, उनका भी इंटरेस्ट होता है, उन्हें भी पता होगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सैलरी की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनका हमारे बिजनेस में अलग अलग तरह का इंटरेस्ट होता है। तो अकाउंटिंग को क्या करना है लास्ट में, जिसको जिस तरह का इंटरेस्ट है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन जिसे चाहिए, उस तरह की इंफॉर्मेशन उस पार्टी को कम्युनिकेट करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ क्या क्या स्टेप्स थे। देखो, फर्स्ट था आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, सेकंड मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड रिकॉर्डिंग, फोर्थ क्लासिफाइंग, फिफ्थ समराइजिंग, सिक्स्थ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, और सेवेंथ था कम्युनिकेटिंग। ठीक है, ऊपर जो मैंने आपको बताया था IMR CSAC, सभी इन्हीं पॉइंट्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स ही थे। ठीक है, अगर आप ये याद कर लेते हो ना IMR CSAC, तो मतलब आपको सारे स्टेप्स याद हो गए। ठीक है, और अगर आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी तो ये भी बहुत इजीली पता चल गए होंगे। तो अब आपको पता चल गया अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। अब आगे देखो अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, तो सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होगी, फिर हम क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, फिर उसके बाद जर्नल में उसकी एंट्री करेंगे, वो जो रिकॉर्डिंग वाला काम था। ठीक है, जर्नल बनाएंगे, वहाँ पे उसकी एंट्री कर देंगे। अगर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फर्म बड़ी है, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो क्या करते हैं, जर्नल के साथ साथ कुछ सब्सिडरी बुक्स ओपन कर लेते हैं, जैसे कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर। ये कुछ सब्सिडरी बुक्स के एग्जांपल्स हैं। ज़रूरी नहीं है ये सारी बुक्स ही आपको ओपन करनी हो, आप इसमें से एक दो या जितनी भी ज़रूरत है उतनी बुक्स ओपन कर सकते हो और बाकी एंट्रीज अपनी जर्नल में कर सकते हो। जर्नल के साथ जितनी ज़रूरत हो उतनी ओपन कर लो। ठीक है, फिर जब आप जर्नल कर लोगे या सब्सिडरी बुक्स में एंट्री कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, लेजर में उन्हें पोस्ट करना है। जर्नल में रिकॉर्डिंग और लेजर में उनकी पोस्टिंग करनी होती है, मतलब क्लासिफिकेशन वाला काम करना है कि सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस की ग्रुपिंग करनी है एक ही जगह पर एक अलग अकाउंट में। ठीक है, फिर जब लेजर में उसको पोस्ट कर लोगे, उसको बैलेंस कर लोगे, उसके बाद आपने बनाना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, ये एक स्टेटमेंट होती है जहां से हमें अपने कोई मैथमेटिकल एरर अगर हमसे हो गया है तो वो पता चल जाता है, हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले ट्रायल बैलेंस क्यों बना लेते हैं, ताकि जो भी मिस्टेक हमसे अब तक हुई है वो यही टाइम पे हमें पता चल जाए और वो आगे ना जाए। ठीक है, हम यहीं पे उसको ठीक कर लें और उसके बाद अपना आगे का काम करें, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। फिर उसके बाद हमें बनानी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, नेट लॉस, ये सब पता चलता है। और बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे पता चलता है कि एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके पास कितना पैसा है, उसने किसको कितना देना है, टोटल कितना देना है, कितना पैसा दूसरों से लेना है, कितनी कैपिटल फर्म ने इन्वेस्ट की गई है, सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल है जो हमेशा अकाउंट में चलती रहती है।
यही आपकी अकाउंटिंग साइकिल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अकाउंटिंग साइकिल क्या है, तो आपने इसे एक्सप्लेन करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट इज नीड फॉर अकाउंटिंग। क्या ज़रूरत है हमें अकाउंटिंग की, क्यों हमें अकाउंटिंग करनी पड़ी। देखो, पहले जब बिजनेस होते थे तो बहुत स्मॉल स्केल पे होते थे, कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती थी, बिजनेसमैन उन्हें याद रख सकता था, उसे आराम से पता चल जाता था कि क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ता गया, ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती गई, तो बिजनेसमैन तो जानना चाहता है ना कि उसे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ साल में। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ताकि उसे अपने प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। तो यहीं से हमारी नीड पता चल रही है कि हमें क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग की। टू नो हाउ मच अ बिजनेस हैज़ गेन्ड और लॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जानने के लिए कि हमने पूरे साल में कितना गेन किया या कितना लॉस, हमें कितना लॉस हो गया, ये जानने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। टू नो हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये पता करने के लिए कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बिजनेस में, अकाउंटिंग की ज़रूरत है। देखो, हमने बैलेंस शीट की बात की थी, वहाँ कहा था ना कि हमें पता चलेगा कि कितनी कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है। तो वो कैपिटल कितनी लगी हुई है ये पता करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट अ बिजनेस इज लाइबल टू पे एंड टू होम। कितना अमाउंट बिजनेस ने पे करना है, लाइबल मतलब उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना अमाउंट पे करना है उसने दूसरों को और किसको, और इसके साथ साथ ये भी पता करना है कि किससे कितना अमाउंट लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हम अकाउंटिंग करेंगे, वो भी एक सिस्टेमेटिक वे से करेंगे, एक सिस्टेमेटिक मैनर में करेंगे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने किया कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके डेफिनेशन, उसकी प्रोसेस, फीचर, अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।